बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल को। मैं आपको आप पोल साइंस सिलेबस राजनीति विज्ञान कराऊंगी और राजनीति विज्ञान में भी फर्स्ट बुक जिसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति यानी पार्ट वन की बुक समकालीन विश्व राजनीति के बारे में बताऊंगी। और समकालीन विश्व की राजनीति का 4th चैप्टर है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर का नाम सत्ता का वैकल्पिक केंद्र इसलिए रखा गया कि आगे आने वाले समय में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आगे आने वाले समय का मतलब था, अभी तक हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ था, लेकिन जब अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा या आने वाले समय में अमेरिका के वर्चस्व से और भी शक्तियां ऊपर उठेंगी, तो वो कौन कौन सी शक्तियां होंगी। इस पार्ट 4 का चैप्टर 4 का नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र और सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ध्यान से देख लो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मार्क्स का आने वाला है ये चैप्टर। इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि आने वाले समय में सत्ता अमेरिका के हाथ में से निकलकर किसके पास जाने वाली है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। सबसे पहले तुमने सुना भी होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जिसका निर्माण 1992 में हुआ। दूसरा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है आसियान, जिसकी स्थापना हुई 1967 में। इसकी स्थापना हुई 1992 में। अगला सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, चीन भी एक महाशक्ति है, ये तो आप सभी को पता है। चीन का भी उदय भारत की आजादी के साथ साथ हुआ था। अगला सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, एक भारत भी तैयार हो रहा है। भारत के बारे में जैसे कि आप सब जानते हो, भारत बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है और एक ऊंचाई के स्तर को प्राप्त कर रहा है। उसके अलावा बुक में आपकी में और भी बहुत सारी चीजें बता रखी है, जैसे कोरिया भी बता रखा है। छोटा सा एक टॉपिक लास्ट में आता है, जापान भी बता रखा है। ये जापान भी सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बनता चला जा रहा है। इसको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो बच्चों, आज हम सिर्फ यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। ये यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे, यूरोपीय संघ ने कौन कौन से संगठन बनाए, आज हम इसको करेंगे। बारी बारी से मैं तीनों चारों चीजों की वीडियो डालूंगी, आप जरूर देखना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे। यूरोपीय संघ के उद्देश्य अभी तक जो तुम पढ़ के आए हो वही सारे उद्देश्य यूरोपीय संघ के थे। जैसे तुमने गुट निरपेक्षता में पढ़ा, सार्क में पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में पढ़ा, लगभग वही यूरोपीय संघ के उद्देश्य थे। जैसा एक समान विदेशी व सुरक्षा नीति बनाना, सभी के लिए एक समान सुरक्षा और विदेश नीति बनाना, ये इसका पहला उद्देश्य था। सुरक्षा तथा समान विदेशी नीति बनाना। एक समान सुरक्षा तथा विदेशी नीति बनाने का मतलब ये था कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं, उनकी सुरक्षा नीति और उनकी विदेश नीति एक बराबर होगी। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। किसी भी देश के ऐसा कोई मामला हो जिसमें इनके इंटरफेयर करने से कोई बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा, हस्तक्षेप ना करना। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था एक समान मुद्रा का चलन होना। पूरे यूरोप में एक समान मुद्रा का चलन करना, और वीजा मुक्त आवागमन करना। और इसका चौथा पॉइंट है वीजा मुक्त आवागमन को बढ़ावा देना। वीजा मुक्त आपने सुना ही होगा, इसका वीजा शेंगेन वीजा है। शेंगेन वीजा जो शेंगेन में बनाया गया था, और शेंगेन वीजा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यूरोपीय संघ में से किसी एक देश का भी वीजा लेकर यूरोप के लगभग सभी देशों में जाया जा सकता है। ये यूरोपीय संघ का शेंगेन वीजा था। तो ये हो गए बच्चों, हमने करा यूरोपीय संघ के उद्देश्य। यूरोपीय संघ जो सत्ता का एक सबसे पहला और महत्वपूर्ण वो था, संगठन था,
सत्ता का वैकल्पिक केंद्र था और इसको बनाए जाने का उद्देश्य ये था, जिसकी स्थापना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 1992 में हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण कोई एकदम नहीं हो गया था, निर्माण के लिए बड़ा लंबा तरीका आजमाना पड़ा, इसके लिए इसके बाद इसका निर्माण हुआ। जैसे कि आपको सबको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऐसे में अमेरिका के देशों ने एक योजना बनाई कि कमजोर राष्ट्रों का विकास करने के लिए एक तरीका अपनाया, जिसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। मार्शल योजना 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मार्शल योजना चलाई गई। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने कमजोर देशों की मदद करने के लिए जबरदस्त सहायता करी थी। उस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने यूरोप की, ध्यान से सुन लो बच्चों, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत ही जबरदस्त मदद करी थी। उस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल थे, इसलिए इस योजना का नाम मार्शल योजना रखा गया था। इसके बाद 1948 में 45 में चलाई गई मार्शल योजना। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन इसका निर्माण किया गया। सहयोग संगठन का निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई थी। उसके बाद 1957 के अंतर्गत 6 देश, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से रोम संधि करी थी। रोम संधि, इस रोम संधि के अंतर्गत 6 देश शामिल हुए थे। 6 देश शामिल हुए। इस 6 देशों में आपको नाम मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का गठन किया था। ईईसी का गठन किया। ईईसी का गठन किया। ईईसी का मतलब था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसका गठन किया गया और जून 1979 में और तीसरा पॉइंट में जगह कम है बच्चों, इसलिए मैं जरा मिटो रही हूँ इसको। आपने लिख ही लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो भाई। अब इसका तीसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ का निर्माण बता रही थी मैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि मार्शल योजना बनाई गई थी, ईसी का गठन किया गया था और उसके बाद 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ था। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। पार्लियामेंट का गठन हुआ भाई। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन 1979 को हो गया और उसके बाद फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ का गठन हो गया भाई। और लास्ट में इतनी मेहनत के बाद यूरोपीय संघ का गठन हो गया। अब आपने देखा होगा आपकी बुक में यूरोपीय संघ का झंडा दिखाते हैं। बड़ा सुंदर सा झंडा आपको बनाना आना चाहिए। यूरोपीय संघ में 12 सितारे बनाते और सितारे भी बहुत अच्छे से होने चाहिए। आप अपने हिसाब से ड्राइंग को बना लेना। आपको यूरोपीय संघ का झंडा बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अब की बार आपको जैसे पता है थ्योरी वाले पेपर होंगे। थ्योरी वाले में आपको अभी तक तो 1 मार्कर क्वेश्चन थे, तो आपके नंबर चलो बहुत अच्छे आए होंगे। वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा अच्छे से लिखना भी आना चाहिए भाई। यूरोपीय संघ के गठन के बाद मैं अब आपको यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताऊंगी। यूरोपीय संघ की विशेषता यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बुक में बड़े अच्छे से और बड़े सरल शब्दों में दे रखा है। यूरोपीय संघ की बहुत सारी विशेषता है। पहली विशेषता, यूरोपीय संघ का झंडा, मुद्रा, गान और स्थापना दिवस
दिवस, मेरी राइटिंग शायद गंदी हो गई है, एक है। ये यूरोपीय संघ की विशेषता है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये यूरोपीय संघ की विशेषता है। विशेषता में सबसे पहली विशेषता इसका झंडा है भाई। ये पूरे यूरोपीय संघ में एक ही झंडा चलता है, जिसमें सोने के रंग के 12 सितारे हैं, और ये 12 वहाँ पूर्णता और एकता का प्रतीक होते हैं, मेल मिलाप तथा एकता का प्रतीक है, इसलिए 12 है। जैसे जैसे अब इसमें सदस्य राष्ट्र शामिल होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे इसकी संख्या कहीं कहीं किसी किसी कार्टून में 12 से 15 भी कर दी गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय संघ के झंडे, यूरोपीय संघ की पहली विशेषता इसका झंडा, मुद्रा, गान और स्थापना दिवस है। यूरोपीय संघ की अगली विशेषता, ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लग गया है। दूसरी विशेषता यही है कि एक विशाल राष्ट्र राज्य बनता चला जा रहा है। यूरोपीय संघ साझी विदेश नीति की अगली विशेषता है। ऐसे इसके 4 और 5 कम से कम आपको पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसकी साझी विदेश नीति है, इसकी साझी सुरक्षा नीति है, इसका झंडा, मुद्रा, गान, स्थापना दिवस एक है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है, और ये लगातार एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ की अन्य विशेषता 5 में, ये दुनिया के यूरोपीय संघ की चौथी विशेषता है कि यूरोपीय संघ है जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2005 में आपकी बुक के हिसाब से दे रखा है, इसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद विश्व व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी 3 गुना है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 3 गुना है। अगला पॉइंट इसका, यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। यूरोपीय संघ में 2 देश शामिल थे। यूरोपीय संघ में वैसे तो कई देश शामिल हैं, लेकिन 2 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, वो भी इसमें शामिल थे, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन ब्रिटेन इसमें से निकल गया है और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। तो फ्रांस के पास परमाणु शक्ति भरपूर है। अब यूरोपीय संघ की कमजोरियां। अब मैं आपको यूरोपीय संघ की विशेषता और भी बहुत सारी बुक में दे रखी है, जैसे ये पूरे देश में पूरे धौंस के साथ बात करता है, इसके हथियार, इसकी सेना, इसकी अर्थव्यवस्था सभी इसकी विशेषता में आ जाएंगी। आप इसके छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हो। आपकी बुक पे ध्यान से आप देखोगे तो आपको सभी टॉपिक ध्यान से मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसकी कमजोरियां बताती हूँ। यूरोपीय संघ की कमजोरियां। अब हम यूरोपीय संघ का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो यूरोपीय संघ की कमजोरियां भी हम जरूर क्लियर करेंगे। यूरोपीय संघ की पहली कमजोरी थी कि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि एक संविधान बन जाए, लेकिन एक संविधान नहीं बना पाए। यूरोपीय संघ का एक संविधान नहीं बन पाया, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी भाई। इसके दूसरी कमी थी अपनी रक्षा नीति और विदेश नीति जो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। तीसरा पॉइंट, संघ की मुद्रा है यूरो, जो कि डॉलर के लिए खतरा बन रही है। यूरोपीय संघ, पॉइंट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन रही है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए
खतरा, खतरा, आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, के लिए खतरा बनती जा रही है। और इसका फोर्थ पॉइंट जगह मेरे पास थोड़ी है, इसलिए मैं इसके फोर्थ पॉइंट को इसको मिटा के ऊपर लिख देती हूँ। इसका फोर्थ पॉइंट है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में ब्रिटेन जनमत संग्रह के द्वारा यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ब्रिटेन जून 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। तो ये यूरोपीय संघ की मैंने आपको कमजोरी बता दी। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ यूरोपीय संघ कराए, सत्ता का महत्वपूर्ण वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा है। आज हमने यूरोपीय संघ का परिचय पढ़ा, इसका निर्माण पढ़ा, इसकी विशेषता पढ़ी, इसकी उद्देश्य पढ़े और इसकी कमजोरियां पढ़ी। इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ओके, बाय, धन्यवाद।